दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। लास्ट टाइम हमने उत्तराखंड में राज्य प्रतीक पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको मोनाल पक्षी के बारे में बताया था। आज हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो उत्तराखंड में आज हमें क्या पढ़ना है, तो हमारे पास आज है राज्य पशु। तो राज्य पशु आप हेडिंग बनाएंगे, तो आज हमें राज्य पशु पढ़ना है। तो राज्य पशु के बारे में हम बहुत सारी चीज़ देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये आपके लिए होगा। तो आप राज्य पशु के बारे में देखें, तो जो कुछ हिमालयी क्षेत्र होते हैं या हिमाच्छादित जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर उत्तराखंड में एक पशु देखा जाता है जिसको कस्तूरी मृग कहते हैं। तो राज्य सरकार द्वारा कस्तूरी मृग को ही जो है उत्तराखंड का राज्य पशु घोषित किया गया है। तो कस्तूरी मृग 3600 से 4400 मीटर की सामान्य ऊंचाई पर उत्तराखंड में पाया जाता है और इसे हिमालय का या हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। तो हम साथ साथ नोट्स भी लिखते हुए चलेंगे। तो आपको लिखना है कि हिम शिखरों पर 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाने वाला कस्तूरी मृग राज्य सरकार द्वारा राज्य पशु घोषित किया गया है। तो हिम शिखरों पर 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाने वाला कस्तूरी मृग राज्य सरकार द्वारा राज्य पशु घोषित किया गया है। ठीक देखिएगा, तो राज्य पशु के बारे में अब हम यहाँ पे मैं पॉइंट्स बनाते हुए चल रहा हूँ। अब आप लिखते जाएंगे कि इसे क्या कहते हैं, इसे हिमालयन मस्क डियर के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारा कस्तूरी मृग होगा वो हिमालयन मस्क डियर के नाम से जाना जाता है। अब इसका वैज्ञानिक नाम अगर हम देखते हैं, वैज्ञानिक नाम, तो इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। मास्कस काइसोगास्टर, तो मास्कस काइसोगास्टर के नाम से हमारे कस्तूरी मृग को जाना जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में अगर हम देखें तो उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां अगर आपसे पूछता है कि पाई जाती हैं, तो आप बताएंगे कि ये 4 प्रजातियां इसकी उत्तराखंड में मूल रूप से पाई जाती हैं। अब कस्तूरी मृग को अगर हम देखें इसके संबंध में, तो इसके रंग से पूछा जा सकता है कभी, अगर कथन और कारण से बनेगा तो आप लिख सकते हैं कि इसका रंग भूरा होता है। रंग इसका भूरा होता है। और अगर इसके वजन की बात करें, वजन औसतन इसका वेट 10 केजी से 20 केजी तक देखा जाता है। ठीक हो गया। औसतन अगर हम इनकी उम्र देखें तो आयु इनकी क्या है, औसतन इनकी उम्र भी औसतन 20 वर्ष है। औसतन 20 वर्ष का जीवन काल इनका होता है कस्तूरी मृग का। तो कस्तूरी मृग एक उत्तराखंड में पाया जाने वाला एक या हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक पशु है। इसके साथ में अगर हम देखें तो इसमें आत्मरक्षा के लिए क्या होता है, आत्मरक्षा के लिए 2 नुकीले
दांत होते हैं, ठीक है। तो आत्मरक्षा के लिए ध्यान रखना कस्तूरी मृग के सींग नहीं होते, ठीक है। तो इसके दो नुकीले दांत होते हैं और इसका जो स्ट्रक्चर है बना हुआ, इसके आगे के पैर थोड़े छोटे होते हैं और पीछे के पैर थोड़ा सा बड़े होते हैं, ठीक है। और इसके जो एक पैर में होते हैं उसमें चार खुर होते हैं। तो एक पैर पर या पैर में चार खुर होते हैं, ये भी आपको नोट करना है कि इसके एक पैर में चार खुर होते हैं। तो हमने देखा कि हिमालय या हिम शिखरों पर निवास करने वाला 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर रहने वाला या पाए जाने वाला जो कस्तूरी मृग है, इसे हम राज्य सरकार द्वारा राज्य पशु घोषित किया गया है। हमने देखा कि हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी इसको जाना जाता है और मास्कस काइसोगास्टर इसका जो है हमारे पास वैज्ञानिक नाम है। हमने देखा उत्तराखंड में इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। हमने इसके रंग पर बात करी कि इसका 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 रंग क्या होता है, भूरा होता है। वजन की बात करें तो 10 से 20 किलो औसतन इसका होता है। या आयु की बात करें तो 20 वर्ष औसतन इनकी आयु देखी जाती है। और इसके बाद आत्मरक्षा की बात करें, क्योंकि इस पे दो सींग नुकीले होते हैं, दो नुकीले दांत होते हैं, सींग नहीं होते इसके, तो वो ध्यान रखने वाली बात है। और इसके जो स्ट्रक्चर है बना हुआ शरीर का, तो उसमें इसके जो आगे के पैर होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं और पीछे के थोड़े से बड़े होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि एक पैर में चार खुर होते हैं, तो ये भी आपको नोट करना है। इसके बाद हम अगर कस्तूरी मृग के बारे में और चीज़ देखें तो मादा कस्तूरी मृग जो है उसकी गर्भधारण क्षमता या अवधि होगी, उसके बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो वो हमें नोट करनी है। तो आप नोट करते चलिएगा, मादा कस्तूरी मृग की गर्भ धारण अवधि 6 माह होती है, 6 माह होती है। प्रायः एक बार में यह एक ही बच्चे को जन्म देती है, प्रायः, ठीक है। तो इसकी गर्भधारण क्षमता हमने देख ली कि ये 6 माह का इनका गर्भधारण काल होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो कस्तूरी मृग प्रसिद्ध सबसे ज्यादा किसके लिए है, कस्तूरी के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि कस्तूरी मृग कस्तूरी के लिए प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है, ठीक है। तो कस्तूरी मृग किसके लिए प्रसिद्ध है, कस्तूरी। और कस्तूरी एक जटिल रसायन है जो इनकी जो है नाभि के पास में एक ग्रंथि में आके स्टोर होता है, ठीक है। और प्रत्येक 3 वर्ष बाद उसे इनसे कलेक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। और उसकी जो एक बारी में निकलने की जो मात्रा होती है एक कस्तूरी मृग से, तो वो 30 से 45 ग्राम के आसपास ही एक मृग से निकल पाता है, ठीक है। और इसकी इसकी जो घ्राण है, मतलब इसकी जो सुगंध है वो बड़ी तीव्र होती है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, कस्तूरी मृग कस्तूरी के लिए प्रसिद्ध है और प्रत्येक नर मृग से, क्योंकि ये कस्तूरी सिर्फ नर मृग में पाई जाती है, ये ध्यान रखना कि प्रत्येक नर मृग से 30 से 45 ग्राम कस्तूरी प्रत्येक 3 वर्षों के अंतराल पर प्राप्त की जाती है, ठीक हो गया। साथ में आप लिखेंगे यह एक जटिल रसायन है, जटिल रसायन है। अब इस रसायन में पाया क्या जाता है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकेनॉल करके एक रसायन होता है, वो कस्तूरी में पाया जाता है। तो आप लिखेंगे मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकेनॉल
ये एक रसायन है जो कस्तूरी में पाया जाता है। तो हमने देखा कि कस्तूरी मृग का जो नर होता है, नर से ही हमें 30 से 45 ग्राम मात्रा में कस्तूरी प्राप्त होती है और प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पे होती है। हमने देखा कि एक जटिल रसायन है और उस रसायन को भी हमने देखा। अब आप देखेंगे कि इस कस्तूरी की क्या है, ये इससे सुगंधित जो उत्पाद होते हैं वो बनाए जाते हैं, या ये औषधीय गुण इसमें पाए जाते हैं, जैसे टाइफाइड हो गया या निमोनिया हो गया या मिर्गी हो गया। ऐसे जो बीमारियां हैं उनके उपचार में, उनके निदान में इसकी आवश्यकता होती है। तो हम लिख सकते हैं कि सुगंधित उत्पादों के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। और अगर हम देखें कि औषधीय रूप में कहाँ पे होता है, तो औषधीय रूप में इसको हृदय रोग के लिए भी प्रयोग करते हैं। हृदय रोग, या आप टाइफाइड ले लेंगे, टाइफाइड, ठीक है। साथ में इसमें मिर्गी को रखा जाता है, मिर्गी रोग में ये काम आता है, ठीक है। निमोनिया जैसे रोगों में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है और उनके निदान में कस्तूरी मृग का एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का कार्य है। औषधीय रूप से अगर हम देखें तो हमने देखा कस्तूरी मृग के बारे में। और कस्तूरी मृग का आप क्योंकि इनसे जो औषधीय उत्पाद बनने वाले हैं या सुगंधित उत्पाद बनने वाले हैं, तो इनके अवैध शिकार की घटनाएं जो है बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। तो इस कारण क्या हुआ कि ये कस्तूरी मृग जो है विलुप्ति की कगार पे आ गए। तो अब तत्कालीन जो उत्तर प्रदेश सरकार थी, उन्होंने कुछ प्रयास किए। तो उन प्रयासों को हम देखेंगे, कस्तूरी मृग के संरक्षण में सरकारों द्वारा क्या प्रयास किए गए थे, ठीक है। मुख्य बातें मैंने आपको इसमें बता दी है जो महत्वपूर्ण थी। तो तत्कालीन क्या होता है, 1972 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य में 75.20 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की, ठीक है, की थी। देखो केदारनाथ वन्यजीव जो अभ्यारण्य है ये सबसे बड़ा है। देखो ये आपका 957 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास इसका पूरा क्षेत्रफल है, जो चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में मिश्रित रूप से है या सम्मिलित रूप से है। तो इसी के अंतर्गत 75.20 किलोमीटर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल है उसे कस्तूरी मृगों के लिए संरक्षित किया गया था। तो तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने 1972 में किया। 1972 में ही, क्योंकि केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी, तो तब उसी के साथ में ये कार्य किया गया था, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे, इसके बाद 1977 का वर्ष आएगा। 1977 में क्या होता है, मैं कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाती है, की गई। अब कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र आपको 1977 का याद रखना है। और स्थापित ये कहाँ पे किया गया था, बागेश्वर में किया गया था, बागेश्वर। तो बागेश्वर जनपद में आपको ये देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो 1986 का वर्ष आएगा, जहाँ पे अस्कोट वन्य जीव विहार
की स्थापना हुई। अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना हुई। और आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक कस्तूरी मृगों की जो संख्या है वो अस्कोट में ही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य का अगर कभी आपसे क्षेत्रफल पूछता है तो आपको ध्यान रखना है 599.93 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 599.93 किलोमीटर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल है। तो हमारे अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल है या अस्कोट वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल है। जनपद अगर आपको याद रखना है तो ये पिथौरागढ़ जनपद में है, पिथौरागढ़ जनपद में ये स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला होगा हमारे पास 1982 का वर्ष। 1982 का वर्ष कांचुला खर्क में, कांचुला खर्क, खर्क चमोली, ठीक है। कांचुला खर्क चमोली में क्या हुआ, कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना। तो 1982 में चमोली का जो कांचुला खर्क है वहाँ पे कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई थी। तो इसके संरक्षण में इतनी सारी चीज़ें सरकार द्वारा किया गया है। और वर्तमान में सर्वाधिक कस्तूरी मृगों की संख्या अगर आपसे पूछता है, अस्कोट वन्यजीव विहार आपको याद रखना है कि ये पिथौरागढ़ जनपद में 599.93 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ जो ये वन्यजीव विहार है उसमें, ठीक है। इसके साथ में आपको नोट करके आपको एक चीज़ और लिख लेनी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। यहाँ पे आपको लिखना है कि वन्यजीव अधिनियम या वन अधिनियम, वन अधिनियम होगा, वन अधिनियम 1974 के द्वारा इसे संरक्षित घोषित किया गया है, संरक्षित घोषित किया गया। तो कस्तूरी मृग को संरक्षित घोषित कब किया गया, 1974 में, वन अधिनियम याद रखना है किया गया है। तो ये था हमारा कस्तूरी मृग जो राज्य पशु है, हमने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। तो ये सभी आपको नोट करनी है, शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना है, और क्योंकि रिवाइज करने में फिर काफ़ी सहूलियत होगी तो इस पर थोड़ा सा एक बार हम देखेंगे। तो ये वाले जो फैक्ट हमने ये वाले लिखे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इनको सभी को रिवाइज करना। और इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें क्या पढ़ना है, तो आगे हमें राज्य वृक्ष पढ़ना है, बुरांस की बात होगी अब, क्योंकि बुरांस काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं अब तक आपको राज्य चिन्ह लगभग कंप्लीट कर चुका हूँ, और ये वीडियो शायद इसमें अंतिम हो सकता है एक वीडियो और आए। तत्पश्चात हम क्या करने वाले हैं, राज्य चिन्ह के पश्चात मैं आपको उत्तराखंड की हिस्ट्री शुरू करके दूंगा, और उसके बाद हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद राज्य गठन होगा, और राज्य गठन के पश्चात हम इसका प्रशासनिक ढांचा पढ़ेंगे, और वहाँ से हम फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हमें अभी पढ़ना है राज्य वृक्ष। तो राज्य वृक्ष क्या है हमारे पास, देखो प्राकृतिक उत्तराखंड की जो बसंत का जो मौसम आता है उसमें आपने देखा होगा कि अभी बसंत का मौसम चल रहा है तो बुरांस का फूल खिल गया होगा। तो बुरांस का फूल बसंत के मौसम में खिलता है, और इससे उत्तराखंड की जो प्राकृतिक जो सौंदर्यता है वो बढ़ जाती है। तो उत्तराखंड में क्या होता है, तो आप देखना, बसंत के मौसम में राज्य की प्राकृतिक सौंदर्यता को बढ़ाने वाला पुष्प बुरांस का वृक्ष राज्य सरकार द्वारा राज्य वृक्ष घोषित किया गया है, राज्य वृक्ष घोषित किया गया है, ठीक है। तो हमने देखा कि बसंत के मौसम में खिलने वाला जो पुष्प बुरांस है, उस बुरांस के पुष्प जो वृक्ष हैं, उस वृक्ष को क्या किया गया है, राज्य सरकार द्वारा राज्य वृक्ष घोषित किया गया है।
आपको लिखना है कि यह एक विशुद्ध रूप से पर्वतीय वृक्ष है जिसे मैदानों में नहीं उगाया जा सकता, जिसे मैदानों में नहीं उगाया जा सकता, ठीक हो गया। तो एक विशुद्ध रूप से पर्वतीय वृक्ष है जिसे मैदानों में नहीं उगाया जा सकता। आप अगर इसका वैज्ञानिक नाम देखेंगे, वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, वो है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। तो बुरांस का वैज्ञानिक नाम क्या है, रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम है। अब इसका जो पुष्प होता है उसके खिलने का जो समय है, काफी महत्वपूर्ण है, आजकल चल रहा है उसका समय। तो आप लिखेंगे फरवरी से अप्रैल का जो समय है उसमें राज्य का जो वृक्ष है उस पर जो है पुष्प खिलते हैं, बुरांस। ठीक। अब इसके पुष्प का रंग क्या होता है, चटक लाल होता है। देखो पुष्प का जो रंग होता है, पुष्प का रंग चटक लाल होता है। ठीक हो गया। और ऊंचाई के बढ़ते हुए इसके रंग क्या होते हैं, हल्का। ऊंचाई के साथ पहले वो गहरा लाल होगा, तथा हल्का लाल हो जाता है। ठीक हो गया। अब पहले तो आप ये भी नोट कर लें साथ में कि ये 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाला पुष्प है। ये हमने अलग से फैक्ट आपको यहाँ पे नोट करना है, ये कि पर्वतीय क्षेत्रों में 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर बुरांस का वृक्ष पाया जाता है। फिर आपको अगला यहाँ पे पॉइंट लिखना है, नोट करके हमने रंग से देखा तो आपको लिखना है 11000 फीट की ऊंचाई पर बुरांस का रंग सफेद हो जाता है। अर्थात क्या होगा कि पूछेगा किस ऊंचाई पर सफेद रंग का बुरांस पाया जाता है, तो 11000 फीट की ऊंचाई पर वो पाया जाता है। अब इसका जो प्रयोग है, बुरांस का जो प्रयोग है वो जूस बनाने के लिए किया जाता है। देखो हृदय रोग में इसका जो जूस है वो बहुत ज़्यादा कारगर माना जाता है। तो आपको लिखना है बुरांस का प्रयोग रंग बनाने में प्रयोग किया जाता है, तथा इसका जूस हृदय रोग के लिए लाभकारी है। ये आपको इसमें नोट करना है। तो इसका जो जूस है वो हृदय रोग के लिए क्या है, लाभकारी है। तो अगर आप अब बुरांस में अगली चीज़ें देखें तो बुरांस में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन हो चुकी हैं। तो ये हमारा राज्य वृक्ष था। राज्य वृक्ष के बारे में हमने ये पढ़ा। और अगर हम इसके अलावा कुछ और देखें तो बुरांस के बारे में हम एक चीज़ और नोट कर सकते हैं कि इसके वृक्ष की ऊंचाई 20 से 30 फीट होती है। वृक्ष की ऊंचाई की बात हो रही है, 20 से 30 फीट होती है। देखो इसकी लकड़ी क्या होती है, लकड़ी मुलायम होती है और ईंधन के लिए प्रयोग होती है, ईंधन
के रूप में प्रयोग की जाती है। ईंधन के रूप में बुरांस की लकड़ियां क्या है, प्रयोग की जाती हैं। और बुरांस हमने देखा कि एक विशुद्ध रूप से आपका पर्वतीय वृक्ष है, और इस वृक्ष को हम क्या करते हैं, ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा बुरांस था। बुरांस के बारे में हमने सारी चीजें लगभग पढ़ी। अब आपको ध्यान रखना है, एक कुमाऊनी रचना है बुरुंस, 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 बुरुंस। तो ये कुमाऊनी जो रचना है ये किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत। तो ये ध्यान रखना है कि ये बुरुंस नामक जो रचना है कुमाऊनी भाषा में, ये किसने लिखी है, ये बुरांस से संबंधित है। तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। तो आप इसे विशेष रूप से याद रखिएगा और काफी महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा बुरांस था। इसके बाद हम पहुंचते हैं राज्य तितली की तरफ, जो हमारा लगभग अंतिम टॉपिक होगा आज का। तो आज हमने क्या पढ़ना है, अब राज्य तितली। तो राज्य तितली जो है, तो राज्य तितली लिखेंगे, राज्य तितली, ठीक है। तो हमारी जो राज्य तितली है वो 7 नवंबर सन 2016 को कॉमन पिकॉक या लोग मोर बोलते हैं इसे, लोग मोर को राज्य तितली घोषित किया गया। तो राज्य तितली कौन है, हमारी कॉमन पिकॉक है। अब इसका संशोधित नाम आपको लिखना है, संशोधित नाम। तो इसका संशोधित नाम क्या हो गया है, वूली वेडेंड पिकॉक आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो वूली वेडेंड इसका क्या हो गया है, संशोधित नाम हो गया है। वैज्ञानिक नाम अगर इसका देखें, वैज्ञानिक नाम, तो वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, तो वो होगा आपका पैपिलियो पॉलिटर। तो पैपिलियो पॉलिटर इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। साथ में आप लिख लेंगे 1996 में क्या हुआ था, लिम्का बुक में इसे सबसे खूबसूरत तितली घोषित किया गया। था। तो लिम्का बुक में इसका नाम आया था कि सबसे खूबसूरत तितली के रूप में 1996, आपको याद रखना है। इसके बाद एक फैक्ट और आपको यहाँ 2016 का रखना है। 2016 में देहरादून का लच्छीवाड़ा में बटरफ्लाई पार्क स्थापित किया गया था, गया है भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बटरफ्लाई पार्क कहाँ पर है, हमारा लच्छीवाड़ा देहरादून में है, 2016 में स्थापित किया गया है। ये आपको याद रखना है। 1996 में आपको याद रखना है कि लिम्का बुक में इसे सबसे खूबसूरत तितली के रूप में इसका नाम दर्ज किया गया था। वैज्ञानिक नाम हम देख चुके हैं, पैपिलियो पॉलिटर इसका नाम है। संशोधित नाम हम देख चुके हैं, वूली वेडेंड पिकॉक हो गया। और जब इसका मूल नाम रखा, जब इसको घोषित किया गया था तो कॉमन पिकॉक या लोग मोर के नाम से ये थी। तो राज्य तितली हमने पढ़ी। इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं, कुछ भी नहीं, 2 फैक्ट आपको और याद रखने हैं हमारे पास। उसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगा, और कल का जो नया वीडियो आएगा उसमें हम कुछ और चीज़ें देखेंगे, और अगले वीडियो के बाद हम हिस्ट्री की तरफ बढ़ जाएंगे। तो राज्य खेल की बात करनी थी मुझे, राज्य खेल। तो राज्य खेल क्या है, तो राज्य खेल आप लिख लेंगे फुटबॉल।
फुटबॉल। तो राज्य खेल फुटबॉल है और घोषित कहाँ किया गया या कब किया गया, तो ये 11 अगस्त सन 2011 को इसे राज्य खेल घोषित किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। और एक चीज़ और आपको इसमें ध्यान रखनी है कि राज्य की द्वितीय राजभाषा की द्वितीय राजभाषा तो राज्य की द्वितीय राजभाषा क्या है, तो वो संस्कृत बनाई गई है। संस्कृत और बनाई कब गई, तो 7 जनवरी सन 2010 को राज्य की द्वितीय राजभाषा संस्कृत को घोषित किया गया है। और आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड प्रथम राज्य था। उत्तराखंड पहला राज्य था जिसकी द्वितीय राजभाषा क्या है, संस्कृत है। ठीक है। और प्रथम राजभाषा हमारी क्या हो जाएगी, वो हिंदी है। तो प्रथम राजभाषा, उत्तराखंड की प्रथम राजभाषा क्या है, तो वो हिंदी ही है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने प्रतीक चिन्हों को आगे बढ़ा। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ और फैक्ट के साथ में अगली क्लास में आऊँगा। उसके बाद उत्तराखंड की हिस्ट्री में आपको यहाँ पे शुरू करूँगा और सारी हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद हम राज्य गठन के पश्चात वाला जो सारा कार्यक्रम हुआ है उसको देखेंगे। ठीक है। तो रिवाइज करके आना आप लोग सभी अगली वीडियो के लिए। ठीक है, धन्यवाद।